31 अक्टूबर 1984 भारत के इतिहास का वो दिन जब राजधानी दिल्ली की सड़कों पर लोकतंत्र का खून बह रहा था। यह सिर्फ एक दंगा नहीं था और न ही यह सिर्फ गुस्से में भड़की हुई भीड़ थी। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि करीब 3000 लोग मारे गए, लेकिन अनऑफिशियल नंबर्स चीख चीख कर कहते हैं कि यह संख्या 8000 से भी ज्यादा थी। एक समुदाय को चुन चुनकर निशाना बनाया गया, उनके घरों को जलाया गया और यह सब हुआ पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे। उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह धरती अपने आप हिली थी या इसे हिलाने के लिए पूरी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया था? आज के इस वीडियो में हम 1984 के उन पन्नों को पलटेंगे जिन पर सियासत की धूल जमी है। हम बात करेंगे उस साजिश की जिसने 1984 को सिखों के लिए 1947 से भी ज्यादा भयानक बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुशल और आज हम जानेंगे 1984 के सिख नरसंहार का पूरा सच। कहानी की शुरुआत होती है 31 अक्टूबर की सुबह 9:20 पर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने घर से बाहर निकलती है एक इंटरव्यू के लिए, लेकिन वहां उनकी सुरक्षा में तैनात उनके ही दो बॉडीगार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह अपनी सर्विस रिवॉल्वर से उन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। वजह थी ऑपरेशन ब्लू स्टार। जून 1984 में गोल्डन टेम्पल में सेना भेजने के फैसले से सिख समुदाय के कुछ लोग बेहद गुस्से में थे। इंदिरा गांधी की हत्या उसी गुस्से की एक भयानक बदला थी। दोपहर तक यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। इंदिरा गांधी नहीं रही। एम्स के बाहर हजारों की भीड़ जमा होने लगी। शुरू में यह सिर्फ मातम था, लेकिन शाम होते होते यह मातम बदले में बदल गया और यहीं से शुरू होता है सिस्टम का फेलियर और सत्ता की साजिश। अक्सर दंगों में क्या होता है, दो गुट भिड़ते हैं, पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है और मामला शांत हो जाता है। लेकिन 1984 में ऐसा नहीं हुआ। 31 अक्टूबर की रात दिल्ली के कई इलाकों में मीटिंग्स हुई। चश्मदीद गवाह आई विटनेसेस बताते हैं कि भीड़ को उकसाने के लिए लोकल नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए। जरा सोचिए, अगर यह गुस्सा स्पॉन्टेनियस यानी अचानक था, तो भीड़ के पास लोहे की रॉड्स, एक जैसा ज्वलनशील पाउडर यानी इन्फ्लेमेबल पाउडर और सबसे बड़ी बात, वोटर लिस्ट कहां से आई? जी हां, भीड़ के पास सिखों के घरों की सटीक जानकारी थी। उन्हें पता था कि किस गली में, किस घर में सिख परिवार रहते हैं। यह जानकारी उन्हें किसने दी? कई कमीशन रिपोर्ट्स जैसे नानावती आयोग में कांग्रेस के बड़े नेताओं सज्जन कुमार, HKL भगत और जगदीश टाइटलर के नाम सामने आए। आरोप लगे कि उन्होंने भीड़ को न सिर्फ उकसाया बल्कि उन्हें हथियार और सुरक्षा भी मुहैया कराई। 1 नवंबर की सुबह दिल्ली अब दिल्ली नहीं रही थी, वो एक शमशान बन चुकी थी। सबसे बुरा हाल त्रिलोकपुरी, सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी जैसे इलाकों का था। भीड़ आती है, सिखों को घरों से बाहर खींचती है और उनके गले में जलते हुए टायर डाल दिए जाते हैं। इंसानियत किस हद तक गिर सकती है, यह 1984 में देखा गया। पुरुषों को जिंदा जलाया जा रहा था, महिलाओं के साथ सरेआम बदसलूकी की जा रही थी और बच्चों को ही नहीं बख्शा गया। और पुलिस क्या कर रही थी? वेद मारवाह इंक्वायरी की रिपोर्ट बताती है कि कई जगहों पर पुलिस ने सिखों से उनके लाइसेंस्ड वेपन्स यह कहकर जमा करवा दिए कि हम आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन जब भीड़ आई तो पुलिस गायब थी, या फिर पुलिस खुद भीड़ का रास्ता दिखा रही थी। FIR दर्ज करने से मना कर दिया गया। जो लोग थानों में मदद मांगने गए उन्हें वहां से भगा दिया गया। 3 दिनों तक, जी हां
3 दिनों तक दिल्ली में कानून का नहीं, मौत का राज था। यह सब जब हो रहा था तब प्रशासन ने सेना को बुलाने में इतनी देरी क्यों की? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर 1 नवंबर को ही आर्मी को पूरी छूट मिल जाती तो हजारों जानें बच सकती थीं। लेकिन 19 नवंबर को अपने पहले सार्वजनिक भाषण में राजीव गांधी ने वो बयान दिया जो आज भी सिखों के जख्मों पर नमक का काम करता है। जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, हमें याद है कि किस तरह से क्रोध था। जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। इस बयान ने हिंसा को एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश की। यह बयान सबूत था कि सत्ता को उस डर का एहसास ही नहीं था जो हजारों परिवारों ने झेला था। दंगे खत्म हो गए, आग बुझ गई, लेकिन न्याय की लड़ाई आज 40 साल बाद भी जारी है। दिल्ली का तिलक विहार, जिसे वीडो कॉलोनी कहा जाता है, वहां की हवा में आज भी वो मातम गूंजता है। वहां रहने वाली औरतें जो बूढ़ी हो चुकी हैं, उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पतियों, बेटों को जलते हुए देखा था। इस मामले में 10 से ज्यादा कमीशन और कमेटियां बनी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, नानावती कमीशन, लेकिन नतीजे बहुत कम। सज्जन कुमार जैसे कद्दावर नेताओं को सजा मिलने में 34 साल लग गए। 2018 में जाकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने फैसले में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के खिलाफ अपराध। कोर्ट ने माना कि यह हिंसा पॉलिटिकल पैट्रोनेज यानी राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं थी। सिस्टम ने अपराधियों को बचाया, फाइलों को दबाया और गवाहों को डराया। 1984 का सच सिर्फ इतना नहीं है कि कितने लोग मारे गए। सच यह है कि एक लोकतंत्र में अपने नागरिकों के खिलाफ स्टेट ने अपनी मशीनरी का इस्तेमाल किया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब सत्ता और साजिश मिल जाते हैं तो संविधान और कानून बेबस हो जाते हैं। न्याय में देरी होना न्याय न मिलने के बराबर है। 1984 के घाव शायद कभी नहीं भरेंगे, लेकिन यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि भविष्य में कोई बड़ा पेड़ गिरने पर फिर कभी किसी बेगुनाह की धरती न हिले। आपको क्या लगता है, क्या 1984 के पीड़ितों को पूरा न्याय मिल पाया है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर करें ताकि यह इतिहास हर किसी तक पहुंचे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।